टंग। देखिए टंग को अगर हम देखें तो ये इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस terminalis, which is inverted V-shaped structure. This sulcus terminalis divides tongue into two parts. ये sulcus terminalis tongue को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ओरल पार्ट जो प्रोजेक्ट होती है माउथ से बाहर दिखाई देती है, और ये है फेरेंजियल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट जो कि फिक्स रहता है, फेरिंग्स रीजन में लाई करता है, ठीक है। और यहां पर बीच में ये होता है फोरामन सीकम। फोरामेन सीकम ये क्या है असल में? दिस इज रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट। रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट। ये थायरोग्लॉसल डक्ट का रेमिनेंट होता है। कहने का मतलब क्या, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो टंग के साथ एक डक्ट जुड़ा होता है जो असल में इस ग्लैंड से आता है जिसे आप जानते हो थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है, यहां से एक डक्ट निकलता है और वो टंग के पास आके खुलता है। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय थायराइड ग्लैंड वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं था क्योंकि इसमें डक्ट था, और डक्ट होता है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। मगर आगे चल के ये डक्ट डीजनरेट कर गया और इसी डक्ट का जो बचा खुचा पार्ट है उसे हम कहते हैं फोरामन सीकम। उसी को हम कहते हैं फोरामन सीकम, दैट इज रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट। थायरो वर्ड इज यूज्ड फॉर थायराइड ग्लैंड एंड ग्लॉसल वर्ड इज यूज्ड फॉर टंग, ठीक है। उसी को हम थायरोग्लॉसल डक्ट कहते हैं। अब जरा देखते हैं कि टंग में टेस्ट बड होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 तरह के टेस्ट बड होते हैं, फिलीफॉर्म, फॉलिएट, फंगीफॉर्म एंड सर्कमवेलेट, ठीक है। अब है तो 4 तरह के, ये फिलीफॉर्म पैपिले, ये फॉलिएट, ये फंगीफॉर्म और ये सर्कमवेलेट पैपिले, ठीक है। सर्कमवेलेट पैपिले। पैपिला से टेस्ट नहीं मिलता, वो मिलता है टेस्ट बड से, और टेस्ट बड उसी पैपिले के नीचे होते हैं जो उसे प्रोटेक्शन दे, छतरी बना के दे। क्योंकि आपने गर्म चाय पी अचानक से टेस्ट बड पे लगी तो मर जाएंगे बेचारे, फिर उनको बनने में टाइम लगेगा। बन तो जाते हैं दोबारा पर टाइम लगेगा, क्योंकि टेस्ट बड जो है ना वो बायपोलर न्यूरॉन उनमें होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और ये अकेला न्यूरॉन है, या यूं कहिए टंग और नोज के न्यूरॉन्स अकेले होते हैं जो वापस से बनते हैं, और कहीं के न्यूरॉन दोबारा नहीं बनते, मगर समय लगता है। तो ऐसा नहीं कि आपने गर्म चाय पी, टेस्ट बड बेचारा मर गया तुरंत ही और नया बनना फिर उसको पड़ा और समय लग गया, तब तक आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो टेस्ट बड वहां रहते हैं जहां छतरी बनती है। देखिए फिलीफॉर्म में कोई छतरी नहीं बन रही, इट डज नॉट हैव एनी टेस्ट बड। फिलीफॉर्म सबसे ज्यादा है हमारी टंग में, और ये उंगली की तरह, इसीलिए इसको कहते हैं फिलीफॉर्म, और इट डज नॉट हैव टेस्ट बड एब्सेंट है इसमें। फॉलिएट जो पत्ती के शेप का, इसीलिए फॉलिएट कह रहे हैं। दिस इज एब्सेंट इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में होता ही नहीं, ये वाला पैपिले फॉलिएट एब्सेंट इन ह्यूमन। फंगीफॉर्म देखिए छतरी बना रहा है तो इसके नीचे टेस्ट बड रहते हैं आराम से, और सर्कमवेलेट भी छतरी बना रहा है तो यहाँ भी टेस्ट बड होते हैं, और इनसे नर्व्स निकलती हैं जिससे हमें टेस्ट मिलता है। ये है नर्व्स जो ब्रेन को सिग्नल देंगे और हमें टेस्ट पता लगेगा। तो इसका मतलब फंगीफॉर्म और सर्कमवेलेट पैपिले के पास ही टेस्ट बड होता है, और फिलीफॉर्म के पास टेस्ट बड नहीं होता, और फॉलिएट तो ह्यूमन में होता ही नहीं। दीज आर दी टेस्ट बड, ठीक है। तो 3 तरह के पैपिले ह्यूमन में हो गए, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवेलेट, and only fungiform and circumvallate papilla has taste bud. Filiform does not have taste bud and they are numerous in number. सबसे ज्यादा नंबर जो है ना वो फिलीफॉर्म का ही होता है, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी टंग की।
तो माउस में टंग की बात करने के बाद हम सैलाइवरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं डियर। सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स, ह्यूमन में 3 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स सैलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, 3 पेयर होते हैं। अगर देखें यहाँ पर तो कहाँ कहाँ लोकेशन होती है वो हम इस डायग्राम में देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा किस तरह से लोकेशन है, ठीक है। ये टंग मान लेते हैं, सब टंग के पास ही आके खुलने वाले हैं, ठीक है। दिस इज दी टंग। तो ईयर लोब के नीचे अगर यहाँ कान है तो इसके नीचे सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जो कि पैरोटिड ग्लैंड होता है। ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये टंग के पास आके खुल रहा है। दिस ग्लैंड इज पैरोटिड। और इसका जो डक्ट है उसे कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेनसन्स डक्ट। डक्ट का भी नाम याद रखना है। दिस इज पैरोटिड ग्लैंड एंड दिस इज स्टेनसन्स डक्ट। और स्टेनसन डक्ट खुल रहा है टंग के पास। ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। एक पेयर पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के नीचे इधर और इधर लोकेटेड होते हैं, इनकी जगह होती है। इसके अलावा ये सबसे छोटा ग्लैंड है, ये इस तरह से टंग पे ही खुल रहा है। ये जो ग्लैंड है इसे हम कहते हैं सबलिंगुअल, क्योंकि टंग के जस्ट नीचे, सब का मतलब नीचे और सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे। और इसका जो डक्ट होता है ना डियर, ये जो डक्ट है दैट इज रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट। और ये होता है इधर एक और जो लोअर जॉ के नीचे होता है, उस ग्लैंड को हम कहते हैं सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और इसका जो डक्ट होता है डियर, उसे हम वॉटसन्स डक्ट कहते हैं। दिस डक्ट इज नोन एज वॉल्टन्स डक्ट, ठीक है। ये वॉल्टन्स डक्ट है, इस तरह से ये होता है, ठीक है, वॉल्टन्स डक्ट। तो इसका मतलब पैरोटिड ग्लैंड, इसका डक्ट स्टेनसन्स डक्ट, सबलिंगुअल इसका डक्ट रिविनस डक्ट, और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर इसका डक्ट जो होता है वो वॉटसन्स डक्ट होता है, जिससे अपने सीक्रेशन को टंग के बेस पर सीक्रेट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? पैरोटिड, ठीक है। तो यहां पर जरा देख लेते हैं ये ग्लैंड्स क्या क्या है। सबसे बड़ा है पैरोटिड, अ पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी। और तीसरा है सब लिंगुअल, ठीक है। ये ग्लैंड्स हैं। अब आपको लगता होगा कि पैरोटिड सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा सीक्रेशन वही करता है, पर ऐसा नहीं होता। पैरोटिड जो है ना 20% सीक्रेशन जो सलाइवा का है वो पैरोटिड करता है। सलाइवरी सीक्रेशन में 20% वो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी सबसे ज्यादा करता है। आप कह सकते हो कि ये 65 to 70% तक सीक्रेशन करता है पूरा। और सब लिंगुअल वो 5% सीक्रेशन करता है। तो आप कह सकते हो 65 to 75% तक सब मैक्सिलरी कॉन्स्टिट्यूट करता है। सबसे ज्यादा 70 के आसपास एवरेज आप याद रखिए। ये 20%, 25% और ये 5% के करीब होता है, ठीक है। पैरोटिड का जो सीक्रेशन होता है वो सेरस होता है। सेरस का मतलब इसमें एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स। और सब मैक्सिलरी का सेरस, एंजाइम्स एंड म्यूकस, जबकि सब लिंगुअल का सीक्रेशन केवल म्यूकस होता है, ठीक है। तो ये बात होगी सीक्रेशन की 20 से 25%, 70% लगभग और 5% ऐसे याद रखिए, आसान रहेगा। 20 to 25, अराउंड 70 और 5, ये थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहते हैं। ये 5% बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये 5 के अराउंड ही होता है तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मगर अप्रोक्सीमेटली 20 से 25, 65 से 70 और 5% ये आप मान के चल सकते हो इनका सीक्रेशन होता है। यही एग्जाम में आपको कंसिडर करके चलना है। अब सलाइवरी सीक्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है।
सबसे पहली बात, इसमें एंजाइम होता है टाइलिन, या इसी को कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च। स्टार्च डाइजेशन। और अगर हम खाने को चबा चबा के खाते हैं सही तरह से तो 30% स्टार्च डाइजेशन, स्टार्च डाइजेशन अकर्स इन माउथ। 30% स्टार्च का डाइजेशन वो माउथ में हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज से, दैट इज टाइलिन। अब इसके एंजाइम के अलावा क्या क्या चीजें होती हैं उसको जानने से पहले अमाउंट देखते हैं। अगर डेली सीक्रेशन की बात करिए, डेली सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा दिस इज 1 to 1.5 लीटर्स। देख रहे हैं आप, 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा का सीक्रेशन डेली हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। आपको लगता है छोटे छोटे ग्लैंड इतना सीक्रेशन कर पाएंगे? एक्चुअली सलाइवा के सीक्रेशन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और वाटर बहुत ज्यादा होता है, और वो वाटर इनसे नहीं बल्कि वो ब्लड प्लाज्मा से डिराइव होता है। इसका मतलब यहां पे सीक्रेशन में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये आयंस, जैसे कि क्लोराइड आयन, जैसे कि Mg2+, जैसे कि Ca2+, जैसे कि Na+, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स are derived from blood plasma, are derived from blood plasma। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड प्लाज्मा से डिराइव होते हैं, और ये एंजाइम और कुछ और जो है सीक्रेशंस कुछ आयन के वो इन ग्लैंड से आते हैं। बट वाटर एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिराइव फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। इसका मतलब ब्लड में से डिराइव होते हैं। यही कारण है कि रोज 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हम सीक्रेट करते हैं, जो अमाउंट बहुत ज्यादा है। और जो लोग वो गुटखा पान मसाला खाते हैं उनमें तो ये 2 से 3 लीटर हो जाता है, इतना ज्यादा सलाइवा का सीक्रेशन होता है। तो ये छोटे से ग्लैंड उतना सलाइवा का सीक्रेशन नहीं करते, वो सलाइवा के सीक्रेशन में मोस्टली वाटर होता है। वाटर डियर 98% होता है, और वो किससे डिराइव होता है? ब्लड प्लाज्मा से। तो अगर आप देखिए तो वाटर अकेले इसमें कितना होता है? 98% किसका हो गया? वाटर का कंपोजिशन, अगर सलाइवा में हम बात करें तो। ठीक है, 98% क्या हो गया? वाटर डियर। ठीक है, तो इसके बाद और क्या क्या चीजें होती हैं सलाइवा में? बहुत कुछ होता है। आप देखते हो कि डॉग्स को जब कोई वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसे लिख करके चाट के उसे सही कर देते हैं। कैसे? सलाइवा में कुछ तो होता है जो सही कर देता है, और वो क्यों ऐसा करते हैं? लिख करते हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि सही हो जाएगा। एक्चुअली सलाइवा में ये होता है ओफियोरफिन, ओफियोरफिन विच इज पेन किलर। ये पेन किलर है, दर्द निवारक है, ये सलाइवा में होता है। दैट्स व्हाई डॉग लिक्स देयर वुंड्स। इसलिए वुंड्स को लिक करते हैं ताकि उनको दर्द से आराम मिले। उन्हें थोड़ी पता है इससे ठीक हो जाएगा, मगर हाँ उससे ठीक भी हो जाता है, क्योंकि सलाइवा में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, इसका मतलब ये एपिडर्मिस की ग्रोथ बहुत तेज कराते हैं। तो जो सलाइवा है वो घाव पे जब लगता है तो जल्दी से घाव भरता है। हम लोगों के भी माउथ में कोई कट हो जाता है तो कुछ ही देर बाद वो ठीक हो जाता है। कहीं और वो कट हो तो कितने दिनों में ठीक होता है, पर माउथ में बहुत जल्दी हील कर जाता है, क्योंकि माउथ से हमें खाना है। अगर कट बना रहेगा तो बार बार खाना उस पर लगेगा और हमें दिक्कत होगी। इसीलिए माउथ में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है जो बहुत जल्दी इस वुंड की हीलिंग करा देता है, माउथ के कट को बहुत जल्दी भर देता है और हमें आराम मिल जाता है। और इतना ही नहीं, डॉग्स अपने जो वुंड्स हैं उसको लिक करते हैं तो उसमें इंफेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो माइक्रोब्स को मारते हैं, जैसे कि थियोसाइनेट आयन। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल, इसका मतलब माइक्रोब्स को ये खत्म कर देता है। इसके अलावा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम होता है जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल, और सबसे ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल कर देता है, दिस इज एंटी बैक्टीरियल।
और ये हमारे टीयर्स में भी होता है, और जब वो बहते हैं तो चेहरे पर जितने बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल, थियोसाइनेट है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म है जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया, दिस इज लेस और निग्लेजिबल सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। जीरो, वैसे तो जीरो स्टोमिया का मतलब होता है निग्लिजिबल या बहुत बहुत ज्यादा कम, उसी को निग्लिजिबल कहते हैं। तो जीरो स्टोमिया मतलब सलाइवा का सीक्रेशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो रहा है, हमने लेस लिखा है, दैट इज वेरी लेस, बहुत कम। और एक बीमारी होती है क्योंकि सलाइवा देखो घाव को भर रहा है, सलाइवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन नहीं होने दे रहा है जो फूड में हो सकते हैं। अगर सलाइवा नहीं होगा तो बहुत सारी तरह की बीमारी होने के चांसेस होंगे, ठीक है। आखिरी पॉइंट इसमें हम जान लेते हैं, दैट इज क्लोराइड आयन। Chloride ion, this is necessary for activation of टाइलिन। ये टाइलिन के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। So this is all about salivary glands. Now let us discuss about the esophagus and the stomach. क्योंकि माउथ की बात हमने कर ली, माउथ में क्या क्या चीज, दांत थी, जीभ थी, प्लस ये सलाइवरी ग्लैंड थे इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम जाएंगे ईसोफेगस एंड देन ईसोफेगस या फूड पाइप। ईसोफेगस जो है वो फूड पाइप है, ठीक है। इसके थ्रू ही फूड स्टमक में जाता है। अगर ईसोफेगस की हम बात करें तो इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, दैट मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एब्सेंट, नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट, बट म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट। कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो फूड का डाइजेशन नहीं होता, पर म्यूकस ग्लैंड होते हैं क्योंकि वो पाथ को लुब्रिकेट करते हैं, लुब्रिकेशन होता है। जब लुब्रिकेशन हो जाता है तो फूड आसानी से नीचे की तरफ चला जाता है। अगर वो ड्राई हो जाएगा तो फूड स्लिप करके नीचे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट है बट म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई भी डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि माउथ में टाइलिन ने स्टार्च का डाइजेशन चालू कर दिया था और फूड चला गया ईसोफेगस में, टाइलिन भी साथ में चला जाएगा और वो ईसोफेगस में डाइजेशन करता रहेगा। इसका मतलब जो डाइजेशन स्टार्च का स्टार्ट हुआ माउथ में वो ईसोफेगस में कंटिन्यूड रहेगा, ईसोफेगस में चलता रहेगा। और जब स्टमक में जाएगा तो क्योंकि वहां एसिडिक एनवायरनमेंट है जिससे कि टाइलिन इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि टाइलिन जो है वो सबसे अच्छा काम करता है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में 6.8 आप कह लो, pH 6.8। पर जैसे pH और कम होता है ये इनएक्टिव हो जाता है और स्टमक में इसको 1 से 2 pH मिलता है तो वहां पे इनएक्टिव हो जाता है, वहां पे स्टार्च का डाइजेशन टाइलिन नहीं कर पाता। पर ईसोफेगस में ऐसा कुछ नहीं है, तो ईसोफेगस में स्टार्च का डाइजेशन कंटिन्यूड रहेगा। ओरल कैविटी में क्या होता है, जो pH है टाइलिन के लिए दैट इज अराउंड 6.8 और स्टमक में वो एसिडिक हो जाएगा। तो यहां पर ईसोफेगस में आप कह सकते हो स्टार्च डाइजेशन which started in mouth, starch digestion is continued in esophagus। स्टार्च डाइजेशन ईसोफेगस में कंटिन्यूड रहता है, वो चलता रहता है, ठीक है। और उसके बाद स्टमक में इनएक्टिव होता है वो। तो अगर पूछेगी क्या ईसोफेगस में किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता, तो आपका जवाब होगा हाँ, स्टार्च का होता है, वो कंटिन्यूड रहता है, मगर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम वहां सीक्रेट नहीं होता। इसका स्टार्च का डाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो माउथ से स्टार्ट हो गया था और वहां पे टाइलिन एंजाइम लग गया था उसमें, ठीक है। इसके अलावा जो अपर 1/3 होता है, अपर 1/3 पार्ट इसका वो वॉलेंटरी होता है। इसका मतलब वहां हम स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं फूड को, अपनी मर्जी से वॉलेंटरी होता है, मगर उसके बाद नीचे अपने आप हो जाएगा क्योंकि लोअर 2/3 या
पोस्टीरियर टू थर्ड या लोअर टू थर्ड इनवॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी। यहां पर जो फूड है वो पेरिस्टेल्सिस से जाता है, उसे अपने आप जाना होता है, और वो फिनोमिनन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए वो इनवॉलेंटरी होता है। ठीक है, इसके अलावा और हर जगह पे विसरल पेरिटोनियम होता है, विसरल पेरिटोनियम। पूरे एलिमेंट्री के नाम में विसरल पेरिटोनियम होता है। हम अभी आगे देखेंगे कि विसरल पेरिटोनियम वो लाइनिंग करता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, मगर यहां पर ईसोफेगस में विसरल पेरिटोनियम की जगह ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट होती है किसकी जगह? विसरल पेरिटोनियम की जगह। कौन प्रेजेंट है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया, विच इज अ हार्ड लेयर। ये हार्ड लेयर है, बेटर लेयर है, और ये फूड के ऑपरेशन से इसको बचाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में और हर जगह, चाहे वो स्टमक हो चाहे वो इंटेस्टाइन हो, वहां पे विसरल पेरिटोनियम होगी, और विसरल पेरिटोनियम की जगह ईसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगी। तो इन प्लेस ऑफ विसरल पेरिटोनियम ईसोफेगस हैज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, राइट? ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक, दिस इज ए स्टमक। यहां पर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, यहां पे पायलोरिक स्फिंक्टर होता है। इसे हमने कार्डिक स्फिंक्टर भी लिखा था, यहां पर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर लिख लेते हैं, स्फिंक्टर। और ये जो स्फिंक्टर है दिस इज पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर एंड पायलोरिक स्फिंक्टर। यहां पे फूड ये आ रहा है ईसोफेगस से स्टमक में, और ये फूड जो है ना डियर, वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसे प्रिवेंट करता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये फूड को नीचे तो आने देता है, वापस ऊपर नहीं जाने देता। और ये फूड जब यहां पहुंचता है इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, तो ये वापस नहीं आ सकता क्योंकि इसके वापस आने ना आने को इंश्योर करता है पायलोरिक स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर बैक फ्लो जो फूड का होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। यहां पर ये जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं फंडिक। ये जो रीजन होता है छोटा सा, ये इतना पोर्शन, इसे हम कहते हैं कार्डिक। ये जो पोर्शन है बचा हुआ पूरा, वो मेन होता है बॉडी, और यहाँ का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं पायलोरिक। तो ये चार पार्ट होते हैं जो मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, यहां पर जैसे फूड आता है स्टमक में, तहलका मच जाता है, फूड आया फूड आया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जैसे यहां पर फूड आता है ना डियर, HCl का सीक्रेशन चालू हो जाता है, और पीएच जो है वो 1 to 2 हो जाता है, विच इज हाईली एसिडिक पीएच। जो हाईली एसिडिक पीएच है, अगर स्टमक में हम बात करें तो स्टमक का जो पीएच है वो कितना हो गया? दैट इज 1 to 2। पीएच 1 to 2 हो गया, हाईली एसिडिक। तो यहां पर टाइलिन इज इनएक्टिवेटेड, यहां पर टाइलिन इनएक्टिवेट हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, बिकॉज टाइलिन एक्ट्स बेस्ट एट 6.8 पीएच। 6.8 के पीएच पे, ये माउथ में पीएच होता है, उस पर टाइलिन सबसे बढ़िया काम करता है। तो जो स्टार्च ग्रेडेशन माउथ में स्टार्ट हुआ, ईसोफेगस में कंटिन्यू रहा, स्टमक में आके वो खत्म हो गया क्योंकि टाइलिन पूरी तरह से इनएक्टिवेट हो जाता है। स्टमक का पीएच 1 to 2 होता है। अब यहाँ पे एसिड है, तो एसिड जो है स्टमक की वॉल को भी तो गला सकता है, खराब कर सकता है, एक्सकोरिएशन करा सकता है, पर ऐसा नहीं होता बिकॉज स्टमक वॉल इज कवर्ड बाय म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। देखिए HCO3- और म्यूकस ये स्टमक की वॉल को कवर करके रखते हैं, which prevents stomach wall from
एक्सकोरिएशन ऑफ HCl, मतलब हार्मफुल इफेक्ट या HCl के नुकसान से स्टमक वॉल को बचाते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन जो इसकी स्टमक की वॉल बना लेते हैं, वॉल के किनारे आकर चिपक जाते हैं। जैसे एसिड यहाँ पे आता है बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए ये स्टमक को प्रिवेंट करते हैं किसी भी तरह के नुकसान से जो कि HCl कॉज कर सकता था। इसके अलावा स्टमक में दो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, एक होता है प्रोरेनिन RENNIN और जो दूसरा होता है दैट इज पेप्सिनोजन, ठीक है। इनको एक्टिवेट करने का काम HCl ही करता है। तो यहां पर अगर आप देखिए प्रोरेनिन प्लस पेप्सिनोजन, इन दोनों को एक्टिवेट करता है HCl, इसको कन्वर्ट कर देता है रेनिन में विच इज द एक्टिव फॉर्म, इसको पेप्सिन में विच इज द एक्टिव फॉर्म। दिस कन्वर्जन इज डन बाय HCl। तो HCl की जरूरत है अगर रेनिन और पेप्सिन इन्हें एक्टिवेट करना है, इन जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करना है, तो इनएक्टिव एंजाइम को हम जाइमोजेन भी कहते हैं। जाइमोजेन का मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स। ज्यादातर एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जैसे कि पेप्सिन, क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ये स्टमक की वॉल को, या एलिमेंट्री कैनाल में और भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे हर समय तो वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन को किसने एक्टिवेट किया? HCl। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक आ चुका है कि अगर हम HCl, अगर हम स्टमक को वो कट करके निकाल दें, इसका मतलब गैस्ट्रेक्टोमी कर दें। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, टोमी मीन्स कट करना। स्टमक को कट करके निकाल दे तो क्या होगा? आदमी तुरंत मर जाएगा, कुछ दिनों बाद मरेगा, बहुत दिनों बाद मरेगा, या कभी नहीं मरेगा। कभी नहीं मरेगा तो गलती ऑप्शन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग मॉर्टल होता है, ठीक है। और सही आंसर है कि कुछ दिनों बाद वो मरेगा, और मरने का कारण स्टमक का निकलना नहीं, बल्कि स्टमक के निकलने से जो HCl प्रोड्यूस नहीं होता उसका लैक होगा। अगर स्टमक निकाल दीजिएगा ना, किसी को स्टमक का कैंसर हो तो भी वो जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस, वो ड्यूडेनम के साथ चला जाएगा, जुड़ जाएगा, बस स्टोरेज ऑफ फूड नहीं होगा, आदमी थोड़ा थोड़ा खाएगा, मगर फिर भी आदमी मर जाएगा क्योंकि उसे एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्यों होगा? ये जो HCl है ना डियर, वो Fe3+ को कन्वर्ट करता है Fe2+ में, विच इज सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है और इसमें कन्वर्ट किसने किया? HCl ने। अगर Fe3+ Fe2+ में नहीं बदलेगा तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आयरन, और आयरन की अगर कमी रहेगी तो आप जानते हो द पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ एनीमिया। तो आप ये लाइन नोट भी कर सकते हो, इफ अ पर्सन हैज अंडरगॉन गैस्ट्रेक्टोमी, इफ अ पर्सन हैज अंडरगॉन गैस्ट्रेक्टोमी then the person will die because of anemia, because of anemia। और एनीमिया क्यों हुआ? क्योंकि HCl का सीक्रेशन होगा ही नहीं, स्टमक ही नहीं है, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और आदमी को एनीमिया हो जाएगा, उससे वो मर जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में एक्लोरहाइड्रिया है, एक्लोरहाइड्रिया, दिस इज नॉन सीक्रेशन ऑफ HCl का सीक्रेशन नहीं होता, तो ऐसे पर्सन को भी एनीमिया होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि HCl सीक्रेट नहीं होगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और आयरन बहुत जरूरी है RBC बनाने के लिए। आयरन नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो RBC नहीं बनेगी और पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया। तो या तो उसका स्टमक हट जाए या उसमें एक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में पर्सन में जो है एनीमिया हो जाएगा और पर्सन एनीमिया से डाई कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दो और टर्म है, उनको जान लेते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स, एक होती है कार्डियक एक्लेशिया और दूसरा होता है हार्ट बर्न। कार्डियक एक्लेशिया एंड हार्ट बर्न।
देखिए कार्डियक एक्लेशिया का मतलब होता है कभी कभार ये कार्डियक स्फिंक्टर सही से खुलता नहीं है, तो फूड यहाँ आके एक्युमुलेट हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में। जब यहाँ एक्युमुलेट हो जाता है, नीचे नहीं जा पाता, उसी कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक एक्लेशिया। तो इस बात को जरा लिखिए, कार्डियक एक्लेशिया। Sometimes cardiac sphincter does not opens properly. Sometimes cardiac sphincter does not opens properly, which leads to accumulation of food in lower part of esophagus. Which leads to accumulation of food in lower part of esophagus. In lower part of esophagus, this is known as cardiac achalasia. This is known as cardiac achalasia. हार्ट बर्न, नेक्स्ट है हार्ट बर्न। अब क्या होता है कि जब यहां पर फूड आ जाता है तो ये फूड इस तरह से रोटेट करता है। ये फूड कार्डियक से फंडिक, फंडिक से बॉडी, बॉडी से पायलोरिक पार्ट, पायलोरिक पार्ट से फिर वापस कार्डियक पार्ट, इस तरह से घूमता है फूड। ये घूमता है, ऐसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं ताकि उसकी चर्निंग हो, ये टूटे। तो स्टमक असल में केवल स्टोरेज ऑफ फूड नहीं करता, बल्कि वो फूड को तोड़ता भी है, ब्रेक डाउन भी करता है। इसका मतलब स्टमक सप्लीमेंट्स द एक्शन ऑफ टीथ। स्टमक टीथ जो काम करता है उसमें उसकी हेल्प करता है। दांत से चबाया, खाना पेट में गया, पेट ने उसे घुमा घुमा के तोड़ा, तो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? स्टमक। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो अलग से कि स्टमक सप्लीमेंट्स द एक्शन ऑफ टीथ because it causes the churning of teeth, churning of food or mechanical breakdown of food, churning of food or mechanical breakdown of food। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये घूम रहा है फूड, कार्डियक से लेके पायलोरिक, पायलोरिक से फिर कार्डियक, ऐसे घूम रहा है, उस समय दोनों स्फिंक्टर बंद रहते हैं। मगर कभी कभार ये कार्डियक स्फिंक्टर खुल जाता है। जब ये हल्का सा खुल जाता है तो जो एसिडिक कंटेंट और गैसेज है वो ईसोफेगस में चली जाती है। अब ईसोफेगस एसिडिक कंटेंट के लिए तो बना नहीं है, इसीलिए ईसोफेगस में जलन होती है, बर्न होता है। और ईसोफेगस हार्ट के पास है तो पर्सन को लगता है कि उसके दिल में जलन हो रही है, हार्ट में जलन हो रही है, जबकि होती कहाँ? ईसोफेगस में, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है ईसोफेगस की हार्ट से, इसीलिए इसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। जबकि होता क्या है? ये ईसोफेगस बर्न, वहां पे जलन होती है उस एसिड से जो स्टमक से निकल के यहाँ पहुंच जाता है, तो हार्ट बर्न को लिखते हैं। ठीक है, देखिए जरा, हार्ट बर्न। फूड इज रोटेटेड फ्रॉम कार्डियक टू पायलोरिक पार्ट, फूड इज रोटेटेड फ्रॉम कार्डियक टू पायलोरिक पार्ट टू causes the mechanical breakdown of food, to cause the mechanical breakdown of food. At this time both the sphincters are closed. At this time both the sphincters are closed, cardiac sphincter as well as pyloric sphincter. Both the sphincters are closed, cardiac as well as pyloric sphincter. But sometimes cardiac sphincter remains open. But sometimes cardiac sphincter remains open, which leads to accumulation of, which leads to accumulation of, which leads to escape of, accumulation नहीं लिखिएगा, which leads to escape of acidic food from stomach to esophagus, which leads to escape of acidic food from stomach to esophagus, which causes burning sensation in esophagus known as heartburn, known as heartburn, known as heartburn। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो अकॉर्डिंग टू द रीजंस गैस्ट्रिक ग्लैंड वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन कार्डियक रीजन, जो कार्डियक रीजन होता है वहां पे होता है, और ये सीक्रेट करता है म्यूकस। ये किसी एंजाइम का सीक्रेशन नहीं करता, अगर एंजाइम होता भी है तो वो नेग्लिजिबल होता है यहाँ से, तो ये म्यूकस का सीक्रेशन करता है। दूसरा होता है पायलोरिक, पायलोरिक ग्लैंड, जो पायलोरिक रीजन में होता है, इसके अंदर जी सेल्स होती है, जी सेल्स, दे सीक्रेट
a hormone known as gastrin. ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है जो स्टमक की मोटालिटी और उसके सीक्रेशन को बढ़ा देता है। जी सेल जो इस पे होती है वो इसका सीक्रेशन करती है। इसके साथ ही साथ ये म्यूकस का भी सीक्रेशन करता है। पर जो मेन ग्लैंड होता है दैट इज फंडिक या मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो फंडिक ग्लैंड जो होता है ना वो फंडिक रीजन, और जो मेन बॉडी पार्ट है जो सबसे ज्यादा जगह स्टमक की होती है वो फंडिक, और मेन जो पार्ट होता है बॉडी पार्ट वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। वहां पे जो ग्लैंड होता है वो फंडिक या मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। अगर इस ग्लैंड को हम देखें तो इसमें इस तरह से ये अरेंज होती है। कुछ सेल्स कौन कौन सी देखते हैं। यहां पर सबसे ऊपर इसमें ये सेल्स हैं विच आर नेक सेल्स। These are neck cells. They secrete mucus. ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है। ठीक है, यहां पे इस तरह से कुछ सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स हैं these cells are ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। ये ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स होती हैं। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल ये HCl का सीक्रेशन करती हैं एंड सीक्रेशन ऑफ काजल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने बात की थी कि HCl के नॉन सीक्रेशन से एनीमिया हो जाता है अगर स्टमक निकाल दें। अगर स्टमक निकाल देते सेल भी तो निकल जाएगा, और इससे विटामिन B12 का जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ जो इंट्रिंसिक फैक्टर ये सीक्रेट करता है, ये नहीं मिलेगा तो भी एनीमिया हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के दे सीक्रेट काजल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये काजल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, उसके लिए नेसेसरी होता है, और इसका एब्जॉर्प्शन ना हो तो एनीमिया हो जाता है। रिसेंटली ही नीट ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल को हम हटा दें तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा पर्सन को, क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि यही सेल इस इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करते हैं जो B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। इसीलिए इन सेल को हटाने से भी एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ नीचे की तरफ ये सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पेप्टिक सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स। पेप्टिक या जाइमोजेनिक सेल, पेप्टिक क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिव हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, जाइमोजेनिक सेल क्योंकि इनएक्टिव जो यहाँ पर एंजाइम्स हैं उनका सीक्रेशन करते हैं। ये सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन इन एंजाइम्स का सीक्रेशन पेप्टिक या जाइमोजेनिक सेल्स करते हैं। तो तीन तरह के सेल हो गए। नेक्स्ट सेल सीक्रेट म्यूकस, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल सीक्रेट HCl एंड काजल इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल या चीफ सेल भी आप इसे कह सकते हो। चीफ क्योंकि मेन यही है, यही एंजाइम का सीक्रेशन कर रहा है। चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजेनिक सेल वो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का सीक्रेशन करता है। ठीक है, तो इन्हीं एंजाइम से जो है प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और रेनिन जो होता है दैट इज फाउंड इन इन्फेंट्स, जो ह्यूमन के बच्चे होते हैं उनमें होता है, क्योंकि ये मिल्क कोगुलेशन के लिए जरूरी होता है। बड़ों में रेनिन नहीं होता क्योंकि हम लोग मिल्क पे डिपेंडेंट नहीं होते, खाना पीना भी खाते हैं। तो रेनिन बच्चों में जरूरी होता है क्योंकि मिल्क को कोगुलेट कराता है या उसकी कर्डलिंग करा के उसको स्टमक में रोक के रखता है, ताकि पेप्सिन को समय मिल जाए उसको ब्रेक डाउन करने का। अगर वो नहीं करेगा कर्डलिंग रेनिन तो स्टमक से सीधे इंटेस्टाइन में मिल्क चला जाएगा और वहां से भी आगे चला जाएगा, तो मिल्क का डाइजेशन इफेक्टिवली नहीं होगा और बच्चा मिल्क पे ही जो है वो निर्भर रहता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि मिल्क प्रोटीन जो होता है, मिल्क प्रोटीन की अगर हम बात करें, दैट इज कैजीन। कैजीन पर ये वर्क करता है विच इज रेनिन, और आप जानते हो रेनिन एक्टिवेट होता है HCl से, प्रो रेनिन को HCl एक्टिवेट करके रेनिन बना देता है, और HCl यहाँ मीडियम में होता है। पीएच भी लिख लेते हैं, रिएक्शन का जो पीएच होता है 1 to 2 होता है। तो कैजीन जो है ना वो जो है पैरा कैजीनेट में बदल जाता है, और ये कैल्शियम से रिएक्ट करता है Ca2+, तो बनता है कैल्शियम पैरा कैजीनेट विच इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दिस इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क की यहां पर ये कर्डलिंग हो गई, कर्ड बन गया मिल्क का, ठीक है। अब एक बार कर्ड बन गया तो इस पे आसानी से पेप्सिन वर्क कर सकता है। पेप्सिन की बात अगर हम करें तो यहां पर क्या बना, कैल्शियम पैरा कैजीनेट, इस पे वर्क करता है पेप्सिन। आप जानते हो HCl अभी भी रहेगा, और ये इसे बदल देता है पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में बदल देता है। इसका मतलब पहले रेनिन कर्डलिंग ऑफ मिल्क कराता है, कर्डलिंग हो जाती है, और उसके बाद उस पर पेप्सिन वर्क करके उसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, इसका मतलब कि छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। अब थोड़ी सी बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में डियर इस तरह से फोल्ड्स होते हैं इसकी वॉल में, इंटेस्टाइन की ये फोल्ड्स हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग प्लाइका सर्कुलेर। ये जो फोल्ड्स हैं विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इन्हीं को हम कह रहे हैं फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग प्लाइका सर्कुलेर या वॉल्वुले कॉनिवेंटिस। कॉनिवेंटिस ये सब इसी के नाम है। ये फोल्ड्स हैं इंटेस्टाइन की वॉल पे विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। फर्दर द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय विलायज, इनके ऊपर ऐसे विलाय होते हैं, ये सरफेस एरिया को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, इन्हीं फोल्ड्स पर होते हैं। तो दीज आर विलाय, और इन विलाय को बना लेते हैं तो एग्जैक्टली हमें समझ में आएगा किस तरह से होता है। ये इस तरह से ये विलायज हैं, इन विलायज की जो सरफेस एपिथेलियम होती है वो भी फोल्डेड होती है इस तरह से। ये सरफेस एपिथेलियम भी फोल्डेड है, ये ब्रश बॉर्डर्ड होती है असल में एपिथेलियम क्योंकि फोल्डेड है। इसे हम कहते हैं माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय, माइक्रोविलाय क्या हो गई, सरफेस एपिथेलियम ऑफ विलाय विच इज फोल्डेड। ये फोल्डेड होती है इस तरह से, इसमें फोल्डिंग्स होती हैं, इस तरह से ये होती है। तो ये फोल्डिंग फर्दर सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, विलाय तो बढ़ा ही रहा है। तो दीज आर दी विलायस, ये विलायस हैं, और इनकी सरफेस एपिथेलियम पे माइक्रोविलाय जो सरफेस एरिया को और ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ बीच बीच पे इस तरह से लैक्टील्स होती है, दीज आर लैक्टील्स, एंड लैक्टील्स आर मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, जो लैक्टील्स हैं वो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए होती हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लिए। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो लिपिड के डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन इसी में होता है। कैसे होता है आगे हम फर्दर बताएंगे।
इसके अलावा यहाँ पे इस तरह से ये आर्टरीज और ये वेन भी होती है। तो यहाँ पर ये आर्टरी और वेन भी हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। आर्टरी, इसके अलावा ये वेन, ये भी फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में फोल्ड्स हैं विच आर नोन एज फोल्ड्स ऑफ कर्कलिंग, पाइका सर्कुलर और वॉल्वुलर कॉन्वेंटिस। ऑन दैट फोल्ड फिंगर लाइक विलायस अपीयर and the outermost lining of villi is microvilli, which is brush bordered. वो brush bordered होती है to further increase the surface area, and inside the villi lacteals are present for the absorption of fatty acid and glycerol, and arteries and veins are present or capillaries are present for the absorption of other digested product. वो दूसरे digested product के absorption के लिए यहाँ पर होती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करें अगर हम, तो देखिए ये जो ज्यादा डीप में आपको दिखाई दे रहे हैं ये ब्रूनर्स ग्लैंड हैं इंटेस्टाइन में, विच आर प्रेजेंट ओनली इन डियोडेनम, ओनली इन डियोडेनम। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट करते हैं केवल बाइकार्बोनेट आयन, वाटर एंड म्यूकस। ये किसी एंजाइम का सीक्रेशन नहीं करते। इसका मतलब ये फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो ज्यादा डीप में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो ज्यादा डीप में नहीं है, ये जो ग्लैंड्स हैं ये हैं आपके क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन, या इसी को आप जानते हो इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सिंपली इन्हीं को इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। मगर आप जानते हो कि ब्रूनर्स ग्लैंड भी वो इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, वो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंतर्गत आएगा। पर ये मेन ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे, इन्हें हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन। यहाँ पे ऊपर की जो सेल है दे आर अगेन नोन एज नेक सेल, और यू कुड से म्यूकस सेल बिकॉज दे सीक्रेट म्यूकस। नेक सेल या म्यूकस सेल। ठीक है, यहाँ पे ही कुछ सेल्स होती हैं इस तरह से, इन सेल को कहते हैं आर्जेंटेफिन सेल। आर्जेंटेफिन सेल विच सीक्रेट सेवरल हार्मोन्स। ये हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ ये सेल्स हैं नीचे की तरफ ये सेल्स हैं विच आर नोन एज पैनिथ सेल्स which secretes the enzymes। ये एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं कौन? पैनिथ सेल। तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड में तीन तरह की सेल हो गई। नेक सेल विच सीक्रेट्स म्यूकस, आर्जेंटेफिन सेल विच सीक्रेट्स सेवरल हार्मोन्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, एंड पैनिथ सेल विच सीक्रेट्स द एंजाइम। और अभी 2 साल पहले ही पैनिथ सेल को पूछा गया था वो क्या सीक्रेशन करता है, वो करता है एंजाइम्स का सीक्रेशन। दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, पर फिर भी ये पूछा गया था एपीएमटी में, तो इसको जानते रहिए पैनिथ सेल किसका सीक्रेशन